हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। हमारी ऐप अब अवेलेबल है और इसी ऐप पर हमारा जो भी पीडीएफ मटेरियल है वो आपको प्राप्त होगा। हमारे पीडीएफ में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 31 जनवरी को पढ़े गए सभी करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। राफेल नडाल ने डेनियल मेडवेडेव को हराकर अपना सेकंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया है। पुष्प कुमार जोशी ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए। 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन चरणजीत सिंह, इनका हाल ही में 93 की एज में निधन हो गया है। इंडिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में इनॉग्रेट किया गया। इंडिया की फर्स्ट वुमेन पायलट जिन्होंने कि राफेल फाइटर जेट को उड़ाया है, शिवांगी सिंह, ये इस बार रिपब्लिक डे परेड में इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा रही। वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन ये नए चीफ एकेडमिक एडवाइज़र नियुक्त किए गए हैं। जय भीम और मराकर इन दोनों ही मूवीज़ को 94th एकेडमिक अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इंडिया ने चाइना को हराकर विमेंस हॉकी एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस ये 23 मार्च और 30 जनवरी इन दोनों ही दिन मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इसको प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय T-Cross 2 अवार्ड दिया गया है। सुभाष चंद्र गर्ग ये द 10 ट्रिलियन US डॉलर ड्रीम इस बुक के ऑथर हैं। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इसने कहा है कि 2021 में गोल्ड की जो वैश्विक डिमांड है ये 10% बढ़ी है और 4021.3 टन्स रही है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल लॉक ये इमोइडेन पोर्ट सिटी नीदरलैंड्स में इनॉग्रेट किया गया। वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड टाइटल ये है एप्पल, ऐसा कहा है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 रिपोर्ट ने। इंडिया ने UN रेगुलर बजट असेसमेंट में 29.9 मिलियन US डॉलर पे किए हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने इनइक्वालिटी किल्स इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। चलिए अब देखते हैं 1 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने के लिए डेनियल कॉलिंस को किसने हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एशले बार्टी बीट डेनियल कॉलिंस टू लिफ्ट विमेंस सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की यदि हम महिलाओं की बात करें एकल खिताब की तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया की 25 साल की वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने और इन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में हराया है। आपको जानना चाहिए, देखिए आपको ये जानना चाहिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला गया, विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और फ्रेंच ओपन ये क्ले पर खेला जाता है। ठीक है, तो इन तीनों ही सरफेस पर अब एशले बार्टी जो है अपना टाइटल जीत चुकी है। तो जो फिलहाल जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो गई है। इनसे पहले सेरेना विलियम्स ने जो है ये कारनामा किया हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक्टिव प्लेयर्स की, तो अब एशले बार्टी भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है जिन्होंने कि तीनों जो आपके कोर्ट होते हैं ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट या फिर क्ले कोर्ट, इन तीनों पर ही अपना ग्रैंड स्लैम जीता है। साथ ही आपको जानना चाहिए अब जो एशले बार्टी हैं इनके पास 15 सिंगल्स टाइटल हो चुके हैं और 12 डबल टाइटल्स हैं।
स्पाइस बोर्ड इंडिया और किस बैंक ने निर्यात को बढ़ावा देने, डिजिटल लेन देन को सुगम बनाने के लिए स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। देखिए, भारत के लिए स्पाइस एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए HDFC बैंक और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है। किसके लिए? स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए। आपको जानना चाहिए स्पाइस बोर्ड्स, इसका हेडक्वार्टर्स कोची केरला में है, और जो ये स्पाइस एक्सचेंज इंडिया है इसका उद्घाटन आपका क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश ने। हाल ही में हमने ये पढ़ा था HDFC बैंक की, अगर हम बात करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम HDFC बैंक से संबंधित न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कि जो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 है, इसमें HDFC बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया का दर्जा दिया गया है। साथ ही हमने पढ़ा था कि HDFC बैंक ने एक MOU साइन किया है AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स के साथ, जिसके तहत ये स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो WeChat हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर हम वर्ल्ड के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स की बात करें तो WeChat पहले नंबर पर आप पाएंगे, दूसरे पर कोको कोला है, फिर गूगल है, फिर चौथे पर यूट्यूब है, पाँचवें पर है नावे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो वही ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग के तहत WeChat को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि WeChat एक चाइनीज़ मल्टीपर्पज़ इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया और मोबाइल पेमेंट ऐप है, जिसको डेवलप किया है टेंसेंट ने। इसके बाद कोका कोला है दूसरी पोजीशन पर, फिर गूगल है और फिर यूट्यूब है। और हाल ही में हम पढ़ चुके हैं, अगर हम वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स 2022 की बात करें तो ये है टिकटॉक। और यदि हम वर्ल्ड्स के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स 2022 की बात करें तो उसमें पहली पोजीशन पर है एप्पल, फिर अमेजोन, फिर गूगल। इन्हें भी हम MCQs में कर चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में भारत की अपेक्षित विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडियाज ग्रोथ रेट इन 22-23 इज 8 to 8.5% एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की अगर हम बात करें, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया लोकसभा में, तो इसने ये कहा है कि इस साल तो GDP जो है 9.2% रहने वाली है, और 2022-23 में 8 से 8.5% के बीच में रहेगी। आपको जानना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है, और यूनियन बजट से जो है पहले इसको पेश किया जाता है। आपको बता दें, इसको प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा, और ये दोनों ही हाउसेस, बोथ हाउसेस में प्रेजेंट किया जाता है। आपको जानना चाहिए, फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 1950-51 1950-51 में प्रेजेंट किया गया था, और तब ये यूनियन बजट का ही हिस्सा था, यानी यूनियन बजट के साथ इसको पेश किया जाता था। लेकिन 1964 1964 के बाद इसे बजट से सेपरेट किया गया, और हर साल ये जो है बजट से पहले पेश किया जाता है। आपको बता दें, डॉक्यूमेंट नॉन बाइंडिंग, यानी जरूरी नहीं है कि सरकार इसको पेश करे, पर सरकार इसको पेश करती आ रही है। भारतीय एयरटेल में कौन सी कंपनी $1 अरब तक निवेश करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो गूगल विल इन्वेस्ट अप टू $1 बिलियन इन इंडियाज भारती एयरटेल। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, गूगल ने ये कहा है कि हम $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे भारती एयरटेल में। $1 बिलियन मतलब कि अप्रोक्स 7500 करोड़ रुपए। तो देखिए, यहाँ पर गूगल जो है भारती एयरटेल में 1.2% स्टेक जो है हासिल करेगा, जिसके बदले में ये $700 मिलियन पे करेगा। ठीक है, और भारतीय एयरटेल का 734 पर शेयर के हिसाब से इसके शेयर ये खरीदेगा, और 1.2% जो है हिस्सेदारी इसमें लेगा। साथ ही $300 मिलियन भी इसमें इन्वेस्ट करेगा अगले 5 साल के लिए। किस लिए? ये होगा आपका जो 5G नेटवर्क, क्लाउड टेक्नोलॉजीज़, अफोर्डेबल मोबाइल डिवाइसेस, इन सभी के लिए। आपको जानना चाहिए कि जो गूगल है, इसने एक जो है एक प्लेज किया है कि ये इंडिया डिजिटाइजेशन फंड इसको स्थापित करेगा, और ये है ये आपका $10 बिलियन का फंड है, इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। ठीक है, गूगल का है ये आप याद रखेंगे। और इससे पहले ये
जियो प्लेटफॉर्म्स में भी अपनी हिस्सेदारी ले चुका है। इसने 7.73% स्टेक जुलाई 2020 में जियो में लिए थे। 4.5 बिलियन US डॉलर इसने इन्वेस्ट किया था, 33,737 करोड़ रुपए लगभग। आपको जानना चाहिए एयरटेल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये गोपाल विट्ठल हैं और हेडक्वार्टर्स नेल्सन मंडेला रोड, न्यू दिल्ली में है। नासा ने हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी में डीप स्पेस फूड चैलेंज के दूसरे चरण का अनावरण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। द नासा हैज रिसेंटली अनवेल्ड फेज 2 ऑफ द डीप स्पेस फूड चैलेंज इन पार्टनरशिप विद कैनेडियन स्पेस एजेंसी। देखिए, आपको जानना चाहिए डीप स्पेस फूड चैलेंज ये क्या है। इसका मकसद ये है कि इस तरह का एक नोवेल फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बनाई जाए या फिर इस तरह का सिस्टम बनाया जाए जिसके लिए जब कोई स्पेस मिशन होता है तो वहाँ पर जो फूड हो वो सेफ रह सके, न्यूट्रिशियस रह और उसमें स्वाद बना रहे। ये लिखा है ना पैलेटेबल, इसका मतलब खाने योग्य बना रहे, उसमें जो है स्वाद रहे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित करना है। नोवेल लिखा है ना, हमने कई बार पढ़ा है नोवेल कोरोना वायरस, है ना। यहाँ पर लिखा है नोवेल फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। नोवेल का मतलब होता है कि इस तरह की कोई चीज़ जो पहले ना कभी देखी गई हो ना सुनी गई हो, इस तरह की टेक्निक जिसके बारे में ना कभी पहले सुना गया हो ना देखा गया हो। इस तरह का नोवेल कोरोना वायरस का मतलब इस तरह का कोरोना वायरस जिसके बारे में ना पहले कभी सुना गया हो और ना जिसके बारे में पहले किसी को ज्ञात हो। ठीक है, तो नोवेल का मतलब क्या होता है? न्यू, जिसके बारे में किसी को पहले आइडिया ना हो। बाकी आपको जानना चाहिए फेज़ 1 भी इन्होंने लॉन्च किया है और ये है आपका फेज़ 2 और इसके लिए नासा ने कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA के साथ कोऑर्डिनेट किया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा ने रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए किस शिपयार्ड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा साइंड एन MOU विद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड टू सेट अप अ रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट। देखिए, यहाँ पर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA या फिर इरेडा आप इसको बोलते हैं, न्यू दिल्ली में इसने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर्स है वास्को डे गामा गोवा में, यहाँ पर रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। और हाल ही में हमने इरेडा से संबंधित एक काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ये देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7500 करोड़ रुपए इस इरेडा में जो है डालेगी, इन्फ्यूज करेगी। निम्नलिखित में से किसने पॉप्स नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो पेटीएम मनी हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर कॉल्ड पॉप्स। देखिए, आप सभी जानते हैं पेटीएम की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो जो पेटीएम की सब्सिडरी है पेटीएम मनी, इसने इंडिया का फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया है पॉप्स। इंटेलिजेंट जब शब्द आ जाता है इसका मतलब अपने आप ही कोई इस तरह की ऐप है जो अपने आप सब कुछ को सब चीज़ रिकॉर्ड अपने पास रखती हो और आपको बताती रहती हो कि हाँ पूरा ट्रैक करती हो आपकी जो गतिविधि है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं ना, AI। तो देखिए, इस तरह की ऐप है जो कि आपके स्टॉक्स पर नज़र रखेगी, आपके पोर्टफोलियो पर नज़र रखेगी, शेयर मार्केट पर नज़र रखेगी, मार्केट न्यूज़ आपको देगी, है ना। तो वो सभी चीज़ें आपको एक ही ऐप पर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। इस तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पॉप्स, पेटीएम मनी ने। बाकी आपको जानना चाहिए पेटीएम मनी के CEO वरुण श्रीधर हैं, हेडक्वार्टर्स इसका बेंगलुरु में है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया के सहयोग से किस संगठन द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग इस शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है। द रिपोर्ट टाइटल्ड बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया हैज बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI एंड RMI इंडिया। जानेंगे इसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया, इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसमें जो आपका जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम है उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है और प्रायोरिटी सेक्टर के तहत इनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स कंसिडरेशन एंड रिकमेंडेशंस टू इन्फॉर्म द इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL गाइडलाइंस है उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी इंक्लूजन होना चाहिए, उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया है।
बाकी आपको जानना चाहिए बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं भारत में, इनमें इतनी पोटेंशियल है कि ये 2025 तक 40,000 करोड़ रुपए यानी कि 5 बिलियन यूएस डॉलर का इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंशियल मार्केट खड़ा कर सकते हैं या उसको प्राप्त कर सकते हैं। और 2030 तक ये 3.7 लाख करोड़ रुपए का जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंशियल मार्केट अचीव कर सकते हैं, ऐसा भी इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है। कोयला दर्पण पोर्टल पर कितने प्रमुख प्रदर्शन संकेतक हैं यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 9 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर देयर ऑन कोयला दर्पण पोर्टल। देखिए, आपको जानना चाहिए कि डॉक्टर अनिल कुमार जैन जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, इन्होंने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें जो भी कोयला से संबंधित जो कोयले संबंधित कई तरह के इंडिकेटर होते हैं, है ना, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिन्हें आप बोलेंगे तो 9 इस तरह के, कोई भी देखिए आप चीज़ ट्रैक करना चाहते हो तो कई इंडिकेटर्स पर करते हैं कि अच्छा इस तरह से होने, जैसे आप कंटेंट बनाते हैं ना किसी चीज़ का, इसी तरह से इंडिकेटर को भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए 9 इंडिकेटर हैं जिन पर आप कोयला प्रोडक्शन और कोयला का जो इम्पोर्ट है, ठीक है, इस सब को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कोल लिग्नाइट प्रोडक्शन, कोल लिग्नाइट ऑफ टेक, एक्सप्लोरेशन डाटा, है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेटस ऑफ कोल स्टेक इन थर्मल पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स, मॉनिटरिंग ऑफ मेजर कोल माइंस और कोल प्राइस। ये 9 की इंडिकेटर्स हैं और ये कोयला दर्पण इस पोर्टल पर अवेलेबल रहेंगे। सरकार ने किस राशि से अधिक धोखाधड़ी के सभी मामलों को कवर करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के दायरे के विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ स्कोप ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स टू कवर ऑल फ्रॉड केसेस अबव ₹3 करोड़। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इसका स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया, इसका दायरा बढ़ा दिया है। पहले ये क्या करता था, जो ये एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, ये केवल 50 करोड़ या इससे ज़्यादा तक के फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो होते हैं बैंकिंग वगैरह में, उसको देखता था। ठीक है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब जो है कह दिया है कि आप 50 करोड़ नहीं, आप 3 करोड़ से शुरुआत करो, है ना। अब देखो अमाउंट तो कम हुआ है 3 करोड़, लेकिन दायरा बढ़ा है ना, क्योंकि पहले तो ज़्यादा मनी का ये देखती थी, लेकिन अब और उसको कम कर दिया है। तो जब कोई अच्छा काम होता है ना, तो देखिए नीचे लाके अब कह दिया कि 3 करोड़ से ज़्यादा तक का देखिए। आप पहले आप 50 करोड़ रुपए तक का देख रहे थे, अब आप 3 करोड़ से ज़्यादा तक के देखिए, तो इसका मतलब दायरा बढ़ा है। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो ये एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, इसके हेड हैं TM बाशिन। किस कंपनी ने स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप में $100 मिलियन में 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो TVS मोटर हैज एक्वायर्ड 75% स्टेक इन द स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप फॉर $100 मिलियन। तो देखिए TVS मोटर कंपनी ने कहा है कि हमने स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप में 75% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं और इसके लिए उन्होंने $100 मिलियन पे किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाकी के 25% भी हम जल्द ही एक्वायर कर लेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए, हमने हाल ही में पढ़ा था कि स्विगी ने TVS के साथ एक टाइप किया है, जिसके तहत जो है स्विगी TVS इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को यूज़ करेगी डिलीवरी के लिए। टेरापे और NPCI इंटरनेशनल ने रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को सक्षम करने के लिए भागीदारी की है। आपको बताना है टेरापे किस देश में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो टेरापे एंड NPCI इंटरनेशनल पार्टनर टू इनेबल रियल टाइम इंटरनेशनल पेमेंट्स। टेरापे इज बेस्ड आउट इन नीदरलैंड्स। देखिए, आपको जानना चाहिए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो इसकी इंटरनेशनल पेमेंट्स आर्म है, जिसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इसने एक MOU साइन किया है टेरापे के साथ। टेरापे क्या है? एक नीदरलैंड बेस्ड ग्लोबल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। और अब इस MOU से क्या होगा, जो भी इंडियंस हैं जिनके पास एक्टिव UPI ID है, तो वे इंटरनेशनल कहीं से भी जो है अपने उसमें अपने अकाउंट में पेमेंट्स पा सकते हैं। कहीं से भी उनको पे किया जा सकता है। जो इंडियंस हैं जिनके पास अपनी UPI ID है, उनको पे किया सकता है उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। डॉक्टर अनिल अवचक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है। डॉक्टर अनिल अवचक हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड राइटर, एक्टिविस्ट एंड फिजिशियन। देखिए, जो डॉक्टर अनिल रहे, ये फिजिशियन रहे, एक्टिविस्ट रहे और राइटर भी रहे। साथ ही इन्होंने डी एडिक्शन मुक्तांगन सेंटर, इसके भी ये फाउंडर रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है।
साथ ही में इन्होंने एक मराठी जर्नल साधना, इसको भी एडिट किया था। इसके एडिटर रहे हैं 70s के टाइम पर। बाकी आपको जानना चाहिए, ये अपनी यूमैन सर्विस के लिए जाने जाते हैं। यूमैन सर्विस का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट सर्विस, जिसने किसी फील्ड में बहुत ही उच्च दर्जे का काम किया, उसको बोलते हैं यूमैन सर्विस। ठीक है, बहुत अच्छी लेवल की सर्विस के लिए जाना जाता है। और इन्होंने जो है कई तरह के नशा मुक्ति केंद्र खेले हैं, डी एडिक्शन सेंटर जिन्हें बोलते हैं, मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर, ये आपको कई जगह और मिल जाएंगे भारत में। तो इसके फाउंडर रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, विश्व NTD दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन January 30। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे, और इसका थीम है इस बार 2022 में अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीजेस। विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन लास्ट संडे ऑफ जनवरी। देखिए, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जिसे आप हैंशन्स डिजीज भी कहते हैं, ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, और इस बार 2022 में मनाया गया 30 जनवरी को, क्योंकि इस दिन संडे था, लास्ट संडे था 30 जनवरी को, तो इस दिन इसे मनाया गया है। और इस बार इसका थीम रहा 2022 में यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। बाकी आपको जानना चाहिए, ये डेट जो चूज़ की गई, ये फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन थे राउल फोलेरियो। तो इन्होंने महात्मा गांधी, जिन्हें की जो लेप्रोसी से ग्रसित व्यक्ति हैं उनसे काफ़ी प्रेम था, कंपैशनेट थे, उनके प्रति दयालु थे महात्मा गांधी, तो उनको एक ट्रिब्यूट के रूप में ये डे डेडिकेट किया गया है फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन राउल फोलेरो के द्वारा। बाकी आपको जानना चाहिए, लेप्रोसी जो है एक क्रॉनिक इन्फेक्शंस की आई, नोज़, है ना, स्किन और पेरिफेरी नर्व्स, इन सभी को अफेक्ट करती है, और इसका कॉज रहता है बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई, रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर या फिर सुभाष सक्सेना। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो अ न्यू बुक टाइटल्ड अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इज ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हेन वाज एयर इंडिया नेशनलाइज्ड? आंसर इज 1953। हु वाज मिस्टर नील नोंगखिम्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये मेंटर एंड कंडक्टर रहे शिलोंग चैम्बर कॉयर के, और इनको 2015 में पद्मश्री भी दिया गया था। विच पैरा एथलीट वॉज नेम्ड एज अ रिसिपिएंट ऑफ द पद्म भूषण अवार्ड? देवेंद्र जजारिया। विच स्टेट और यूटीज एडमिनिस्ट्रेटिव headquarters is located at Campbell Bay? Answer is Andaman and Nicobar Islands. The European Union launched a case against which country for targeting Lithuania over its stance on Taiwan? Answer is China. देखिए, जो ये कॉयर का मतलब होता है, कई लोग जब समूह में गाते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉयर। ठीक है, जो क्रिश्चियन प्रेयर्स होती है ना, समूह में गाते हैं, उसको बोलते हैं कॉयर। चलिए अब देखते हैं हमारे इंग्लिश के शब्द। SC Collegium recommends elevation of Justice M.N. Bhandari as Chief Justice of Madras High Court। तो हमारा आज का शब्द है एलिवेशन। आप सभी जानते होंगे एलिवेशन का मतलब। ठीक है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह की ऊंचाई, है ना, एक तरह की ऊंचाई। तो यहाँ पर एलिवेशन क्या है? SC जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उन्होंने रिकमेंड किया है कि जस्टिस M.N. भंडारी को चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट में एलिवेट किया जाए, यानी कि उनको वहाँ पर पदोन्नति थोड़ा दी जाए। ठीक है, पद की उनके प्रमोशन टाइप का आप कह सकते हैं एलिवेशन। जैसे आप यहाँ पर देखें, द फैक्ट ऑफ बीइंग गिवन अ मोर इम्पोर्टेंट पोजीशन, यानी कि अभी जिस पोजीशन पर है उससे और थोड़ा एलिवेट कीजिए, उससे ऊपर की पोजीशन पर आप इनको भेजिए। तो फिलहाल अभी ये जस्टिस हैं, तो अब इनको एलिवेट करके चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हिज एलिवेशन टू द प्रेसिडेंसी ऑफ द न्यू रिपब्लिक वॉज जनरली पॉपुलर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? एलिवेट का मतलब एक हायर पोजीशन पर सेंड करना। नेक्स्ट है फ्रीलांस स्क्राइब हेल्ड फॉर इम्पर्सोनेटिंग आदित्यनाथ। तो देखिए, हमारा आज का शब्द है स्क्राइब और दूसरा शब्द है इम्पर्सोनेटिंग, इम्पर्सोनेट। तो देखिए, स्क्राइब का मतलब क्या होता है? एक राइटर या ऑथर, स्पेशली जर्नलिस्ट। देखिए, जर्नलिस्ट को स्क्राइब भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो फ्रीलांस आप सभी जानते हैं। तो फ्रीलांस स्क्राइब
यानी कि जर्नलिस्ट हेल्ड किया गया, यानी कि इसको पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा, जो कि इम्पर्सोनेट कर रहा था आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ को। तो इम्पर्सोनेट का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। टू इंटेंशनली कॉपी अनदर पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज देयर बिहेवियर, स्पीच, अपीयरेंस और एक्सप्रेशन, स्पेशली टू मेक पीपल लाफ। तो टू मेक पीपल लाफ इसका मतलब तो यहाँ पर नहीं है, केवल आप ये जानिएगा, देखिए, या फिर आप यहाँ से टू अटेम्प्ट टू डिसीव समवन बाय प्रिटेंडिंग दैट यू आर अनदर पर्सन। डिसीव मतलब धोखा देना। ही वॉज फाइंड फॉर इम्पर्सोनेटिंग अ पुलिस ऑफिसर। देखिए, यदि आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आप जैसे आप एक नॉर्मल पर्सन है, आप किसी घर में जाकर छापा मार के आ रहे हैं कि मैं CID हूँ, है ना, या फिर मैं CBI का ऑफिसर हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, इम्पर्सोनेट कर रहे हैं खुद को CBI ऑफिसर की तरह, जबकि आप हो नहीं। यानी कि आप उनको, उनकी एक तरह की नकल आप कह सकते हैं उतार रहे हैं, है ना, नकल उतार रहे हैं या फिर इम्पर्सोनेट कर रहे हैं। आप CBI ऑफिसर बन के गए हैं, आप झूठ बन के गए हैं वहाँ पर, आप हो नहीं वो आप दिखा रहे हैं, जो आप हो नहीं वो आप दिखा रहे हैं। इसको हम इस तरह से कहेंगे, जो आप हो नहीं वो दिखाना, उसको बोलते हैं इम्पर्सोनेट। तो ये क्या कर रहा था ना व्यक्ति, जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जो हैं सांसद थे, तो ये क्या कर रहा था व्यक्ति, उनके साइन करके मेल भेज रहा था कई सारी पावर कंपनीज को, जो PSUs हैं उनको मेल भेज रहा था, फेवर मांग रहा था उनसे, ईमेल में इनके साइन कर रहा था, इन्हीं की ID टाइप कुछ भेज रहा था इस तरह से। तो इसका मतलब क्या, योगी आदित्यनाथ वो बन के जो है बेवकूफ़ बना रहा था, डिसीव कर रहा था, उसको बोलते हैं इम्पर्सोनेट। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? Which international alliance conducted an exercise named Neptune Strike 22 in the Mediterranean Sea? Which bank approved $125 million loan to help people get Bengal government services? Which app has been launched by Common Services Center to impart skill-based vocational education to rural youth across India? Which food ordering and instant grocery delivery platform has gained the status of decacorn? तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।